हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीसी मशीन के लेक्चर नंबर 17 में वेव वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको लेक्चर नंबर 15 में लैप वाइंडिंग के बारे में बताया था, लैप वाइंडिंग के फीचर्स बताए थे। आज हम आपको वेव वाइंडिंग के फीचर्स बताएंगे। तो देखिए, वेव वाइंडिंग को लेकिन पढ़ाने से पहले थोड़ी सी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है टेक्निकल एजुकेशन पॉइंट। टेक्निकल एजुकेशन पॉइंट, जिसमें हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, जो कि बहुत ही ईजीएस्ट वे में हमने समझाए हैं। आप अगर उनको लेक्चर को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो कंफर्म आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत ही इजी वे में हम इस चैनल पर जो है लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो लेक्चर्स मिल सकें। इसके अलावा भी हम और सब्जेक्ट भी इसमें स्टार्ट करेंगे इस चैनल पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप YouTube पर टेक्निकल एजुकेशन पॉइंट रुड़की सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल पर जो है लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आज देखिए, हम आपको वेव वाइंडिंग पढ़ाने जा रहे हैं। तो वेव वाइंडिंग जो है उसमें होता क्या है, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम लैप वाइंडिंग के साथ। थोड़ा लैप वाइंडिंग का भी आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। लैप वाइंडिंग आप जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। थोड़ी सी बातें सुन लीजिए पहले, कि जैसे हमारा ये होता आर्मेचर। क्या होता है आर्मेचर? आर्मेचर में हम स्लॉट्स बनाकर रखते हैं, स्लॉट्स रखते हैं इस तरह से स्लॉट्स होते हैं। इन स्लॉट्स में वाइंडिंग डाली जाती है, जिसे बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखो, थोड़ी सी बातें ज़रा आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको वेव वाइंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कि मैं बता दूं आपको कि सबसे पहली बात तो आर्मेचर में हम जानते एसी बनती है, हमें डीसी चाहिए होती, तो एक कम्यूटेटर भी लगा होता है इसी शाफ्ट पर। सेम शाफ्ट पर क्या लगा रहता? कम्यूटेटर। इस तरह से कम्यूटेटर लगा होता। कम्यूटेटर में सेगमेंट होते हैं, यानी कि टुकड़े होते हैं, भाग होते हैं। ये एक स्प्लिट रिंग होता, टूटा हुआ रिंग होता। आर्मेचर वाइंडिंग को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ा जाता। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ जुड़ी रहती है? कम्यूटेटर सेगमेंट पर। तो देखिए, हम जानते हैं कि आर्मेचर में एक स्लॉट में कंडक्टर इस तरह से डाला जाएगा, फिर ये किसी दूसरे स्लॉट से वापस आएगा, किसी दूसरे स्लॉट से वापस आएगा। कितने नंबर स्लॉट से वापस आएगा वो डिपेंड करता पोल पिच पर। पोल पिच क्या है? तो दरअसल यहाँ पर जो हम डालते हैं कंडक्टर, ये एक कंडक्टर कहलाता। जो ये वापस लौट कर आता, ये भी एक कंडक्टर कहलाता। तो ये कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2, और इनको जब हम जोड़ देते हैं दोनों कंडक्टर्स को, तो क्या बन जाता? टर्न बन जाता। अगर हम ऐसे ऐसे कई टर्न कर देते हैं तो फिर वो बन जाती है कॉइल, यानी कि एक कॉइल में कई टर्न होते हैं, और ये फिर कहलाती है कॉइल की साइड। कॉइल साइड 1, ये कहलाती है कॉइल साइड 2,
ये कम्यूटेटर से हम आउटपुट लेते हैं, चूँकि ब्रश की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ब्रश की हेल्प से कम्यूटेटर से आउटपुट लेते हैं, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो कम्यूटेटर साइड होती है ये कहलाती है फ्रंट साइड। ये क्या कहलाती है मशीन की, फ्रंट साइड। और जो ये वाली साइड होती है ये कहलाती है बैक साइड। ये क्या कहलाती है, बैक साइड। तो याद रखना, आप समझ सकते हैं, हम मशीन से यहाँ से आउटपुट ले रहे तो ये हमारी फ्रंट साइड है, वो पीछे की तरफ जिधर कम्यूटेटर नहीं है वो बैक साइड कहलाती है। कॉइल में दो साइड होती हैं, या वाइंडिंग में दो साइड होती हैं, एक कॉइल साइड 1, एक कॉइल साइड 2। तो देखिए, थोड़ा सा अगर हम देखें, ये बनाने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये बताया मैंने एक स्लॉट में डाला, ये तार है, तो ये कंडक्टर कहलाता है, कंडक्टर 1। फिर ये कंडक्टर किसी दूसरे स्लॉट से वापस आता है, तो ये भी कंडक्टर कहलाता है। और जब हम इन दोनों कंडक्टर को मिला देते हैं तो ये फिर बन जाता टर्न। क्या बन जाता, टर्न बन जाता है। कंडक्टर का, वाइंडिंग का सिर्फ यही वाला पार्ट एक्टिव पार्ट होता, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही एक्टिव पार्ट होता, क्योंकि पोल यहाँ पर होते हैं। तो जो पोल द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स होता है, जो पोल द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स होता है वो सिर्फ इस पार्ट को काटता है, इसलिए सिर्फ यही वाला पार्ट जो है वो कंडक्टर कहलाता। ये पार्ट एक्टिव नहीं होता क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंडर नहीं आता, मैग्नेटिक फील्ड इसे कट नहीं कर पाता। अगर हम इस दो कंडक्टर को, इनको मिला देते हैं तो फिर ये क्या बन जाता, टर्न। और अगर हम ऐसे ऐसे कई टर्न कर देते हैं तो फिर वो क्या कहलाता, फिर वो कहलाता कॉइल या वाइंडिंग। यानी कि एक कॉइल में, वाइंडिंग में कई टर्न होते हैं। जब ये कॉइलिंग कर देते हैं, हम कॉइल कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं, तो फिर ये कॉइल की साइड 1 कहलाती है, कॉइल साइड 1। ये कॉइल की साइड 2 कहलाती है ना। कॉइल के यानी कि दो साइड होती है, कॉइल साइड 1, कॉइल साइड 2। तो देखिए वेव वाइंडिंग क्या होती है कि वेव वाइंडिंग किसे कहते हैं। जैसे ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर में सेगमेंट्स होते हैं इस तरह से, तो ये सेगमेंट हमने बना दिए। कम्यूटेटर में इस प्रकार से सेगमेंट होते हैं, सेगमेंटेड होता कम्यूटेटर। तो देखो वेव वाइंडिंग कैसे होती है कि वेव वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होती है। ये मैं बता दूं आपको कि ये जो ये वाली साइड होती है, कॉइल साइड 1, ये चूंकि ऊपर की तरफ है तो ये हमें दिखाई देती है। जो नीचे वाली वाइंडिंग है वो दब जाती है चूंकि नीचे, तो इसको हम इसलिए डैश से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डैश से। तो जब हम वाइंडिंग करते हैं, दिखाते हैं, तो एक साइड को डार्क से दिखाते हैं। ये टॉप कॉइल साइड है, समझ लो। टॉप कॉइल साइड को हम डार्क से दिखाते हैं और ये बॉटम कॉइल साइड है, बॉटम कॉइल साइड को हम डैश से दिखाते हैं। बॉटम कॉइल साइड को हम किससे दिखाते हैं, डैश से दिखाते हैं। तो इस तरह से हम, होते तो बहुत सारे टर्न हैं, लेकिन हम जनरली कॉइल को जब हम वाइंडिंग दिखाएंगे अभी आपको, तो हम ऐसे दिखाएंगे जैसे एक सिंगल टर्न है, जबकि इसमें कई सारे टर्न होंगे। और टॉप कॉइल साइड को हम डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, हैं, ऊपर की साइड की कॉइल को, और नीचे वाली कॉइल को हम, कॉइल साइड को हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, हैं। जैसे मैं मान लूँ ये आपका जो है आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर है,
तो ये वाली साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली कॉइल साइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे डार्क से, और जो नीचे से आएगी ये वाली पॉइंट जो हमें नहीं दिखाई दे रही मशीन में, तो वो को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश से। तो देखिए ज़रा, ये हमने दिखाई वेव वाइंडिंग, ये है कॉइल साइड 1 इसकी, ये है कॉइल साइड 2, तो ये है कॉइल साइड 1, ये है कॉइल साइड 2, ये है आपकी कॉइल 1 मान लिया, कॉइल 1, और ये है इसकी कॉइल साइड 1। ये हमने दिखाया एक ही टर्न, लेकिन इसमें कई टर्न हैं, आप कंसिडर करेंगे कि इसमें कई टर्न हैं। तो ये कॉइल साइड 1, ये कॉइल साइड 2 है ना। तो कॉइल साइड 2 को मैंने बताया हम किससे दिखा सकते हैं, डैश से। तो इसको हम डैश से दिखाएं तो ज़रा थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये नेक्स्ट कॉइल है, नेक्स्ट कॉइल का ये नेक्स्ट पोल पेयर के संपर्क में आ रही है, नेक्स्ट कॉइल, कॉइल 2 कह सकता हूं मैं इसको। सेकंड कॉइल, ये कॉइल फर्स्ट, ये कॉइल सेकंड। तो देखिए, वेव वाइंडिंग किसे कहते हैं, वेव वाइंडिंग किसे कहते हैं कि दरअसल वेव वाइंडिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें किसे कहते हैं कि इफ द फिनिशिंग एंड, देखिए आपको अभी समझ में आएगा बिल्कुल, आप जरा धैर्य से अगर सुनेंगे इसको तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा अच्छी तरह। इफ द फिनिशिंग एंड ऑफ a coil is connected to the starting end, अभी हम आपको इसका कंपैरिजन लैप वाइंडिंग से भी दिखाएंगे। लैप वाइंडिंग में क्या होता था, है ना, उससे भी हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि if the finishing end of a coil is connected to the starting end of other coil under next pole pair। तो देखिए क्या मतलब है इसका, जैसे if कॉइल फर्स्ट है हमारी, इसका ये स्टार्टिंग एंड है मान लिया S1, और ये इसका फिनिशिंग एंड है मान लिया F1, और ये नेक्स्ट कॉइल का स्टार्टिंग एंड है गया S2 कह देता हूँ मैं इसको, और ये सेकंड कॉइल का फिनिशिंग एंड आ गया, इसको हमने F2 बोल दिया। तो क्या डेफिनेशन मैंने बताई वेव वाइंडिंग की कि यदि एक कॉइल का फिनिशिंग एंड यानी कि लास्ट एंड, अंतिम सिरा कनेक्ट हो, जुड़ा हो स्टार्टिंग एंड से, स्टार्टिंग सिरे से दूसरी कॉइल के, यानी कि अगर एक कॉइल का अंतिम सिरा अदर कॉइल के स्टार्टिंग एंड से जुड़ा हो अंडर नेक्स्ट पोल पेयर, नेक्स्ट पोल के पेयर के संपर्क में, तो वही कहलाती है वेव वाइंडिंग। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात है, नेक्स्ट पोल पेयर। देखो मैंने लैप वाइंडिंग की बिल्कुल यही डेफिनेशन लिखी, लेकिन उसमें लिखा था हमने सेम पोल पेयर। उसमें क्या डेफिनेशन होती है, इफ द फिनिशिंग एंड ऑफ अ कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग एंड ऑफ अदर कॉइल अंडर सेम पोल पेयर, उसमें सेम पोल पेयर आता, इसमें नेक्स्ट पोल पेयर आता, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें फर्स्ट कॉइल का अंतिम सिरा
नेक्स्ट कॉइल के स्टार्टिंग एंड से इस तरह से जुड़ा रहता है कि नेक्स्ट पोल पेयर के संपर्क में आ जाती है अगली कॉइल, तो वही कहलाता वेव वाइंडिंग। जैसे देखिए लैप वाइंडिंग में कैसा था, लैप वाइंडिंग में मैं दिखा देता हूं इस तरफ से, इस तरह से थी कुछ लैप वाइंडिंग। मैं देख लेता हूं आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो देखिए जरा, ये आपके सेगमेंट है, मान लिया 1 2 3 4 इस तरह से। तो देखिए लैप वाइंडिंग में क्या होता था, लैप वाइंडिंग इस तरह से बनाते थे हम, ये फर्स्ट कॉइल है, ये इसका स्टार्टिंग एंड फर्स्ट का, ये इसका फिनिशिंग एंड फर्स्ट कॉइल का। तो जो नेक्स्ट कॉइल होती थी हमारी, वो कैसे रहती थी, देखिए इस तरह से। तो देखिए इसमें भी अगर आप देखें, फर्स्ट कॉइल का, ये सेकंड कॉइल है, फर्स्ट कॉइल का फिनिशिंग एंड सेकंड कॉइल के स्टार्टिंग एंड से जुड़ा हुआ, ये इसका स्टार्टिंग एंड है सेकंड कॉइल का, ये इसका फिनिशिंग एंड है। तो देखो अगर आप देखें दोनों में ही क्या हो रहा कि फर्स्ट कॉइल के फिनिशिंग एंड से सेकंड कॉइल का स्टार्टिंग एंड जुड़ा हुआ। ये हमने क्या दिखाया, ये टॉप कॉइल साइड है, ये बॉटम कॉइल साइड को डैश से दिखा दिया हमने। फिर ये टॉप कॉइल साइड है जिसे डार्क से दिखाया हमने सेकंड कॉइल की, और ये सेकंड कॉइल का बॉटम कॉइल साइड है जिसे डैश से दिखाया हमने। तो अगर आप देखें कि फर्स्ट कॉइल के फिनिशिंग एंड से सेकंड कॉइल का स्टार्टिंग एंड जुड़ा है, लेकिन अंडर सेम पोल पेयर, यहाँ पोल पेयर सेम है। तो इसका मतलब जो सेम पोल पेयर के संपर्क में ही दोनों कॉइल आ रही हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये ओवरलैप कर रही है। तो बताया था मैंने आपको कि लैप वाइंडिंग क्यों बोलते हैं, लैप का मतलब होता है गोद, कि इस प्रकार की वाइंडिंग में सेकंड कॉइल फर्स्ट कॉइल की गोद में नज़र आती है। इस लैप वाइंडिंग में, ये लैप वाइंडिंग दिखाई हमने, तो लैप वाइंडिंग में सेकंड कॉइल, ये है सेकंड कॉइल, फर्स्ट कॉइल के गोद में नज़र आती है, हैं, यानी कि ओवरलैप करती है इसे, तो इसीलिए इसको लैप वाइंडिंग बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन तो लैप वाइंडिंग की क्या थी, इफ़ द फिनिशिंग एंड ऑफ अ फर्स्ट कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग एंड ऑफ अदर कॉइल अंडर सेम पोल पेयर, इसमें सेम पोल पेयर के संपर्क में रहती है। जबकि इसमें क्या है, इसमें इफ़ द फिनिशिंग एंड ऑफ अ वन कॉइल ऑफ अ कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग एंड ऑफ अदर कॉइल अंडर नेक्स्ट पोल पेयर, नेक्स्ट पोल पेयर के संपर्क में आ गया आपकी कॉइल, है ना। तो इसका मतलब आप देखें इसमें वेव की तरह आगे की तरफ बढ़ती है। इसमें क्या है, जो हमारी कॉइल है ये एक वेव की तरह है, किसकी तरह, वेव की तरह आगे की तरफ बढ़ती है, इसीलिए इसको वेव वाइंडिंग कहते हैं। बात समझ, इसे वेव वाइंडिंग क्यों कहते हैं, इसे लैप वाइंडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तो सेकंड कॉइल फर्स्ट कॉइल की गोद में नज़र आती है, जबकि इसमें सेकंड कॉइल गोद में नज़र नहीं आती, वो तो अगले पोल पेयर के संपर्क में पहुंच जाती है। तो इसीलिए इसे, जो कि वेव की तरह आगे की तरफ बढ़ती है, इसलिए इसे वेव वाइंडिंग कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको डेफिनेशन तो समझ में आई होगी कि इफ़ द फिनिशिंग एंड, यदि अंतिम सिरा, यदि एक कॉइल का अंतिम सिरा, हिंदी में बात करें तो यदि एक कॉइल का अंतिम सिरा फिनिशिंग एंड दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग एंड से, यानी कि शुरुआती सिरे से जुड़ा हो, हैं, अंडर नेक्स्ट पोल पेयर, यानी कि वो दूसरी कॉइल किसके संपर्क में, अगले पोल पेयर के, तो वही कहलाती है वेव वाइंडिंग, क्योंकि इसमें एक वेव की तरह वाइंडिंग आगे की तरफ मूव कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, इसीलिए इसको वेव वाइंडिंग कहते हैं। तो देखिए ज़रा, अगर हम बात करते हैं भाई कि थोड़ी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं भाई,
जैसे हमने आपको लैप वाइंडिंग के बारे में बताया था, तो आपको वेव वाइंडिंग के बारे में भी बताएंगे इसी तरह से कि इसमें बैक पिच, फ्रंट पिच और कम्यूटेटर पिच क्या होती है, इसमें भी हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें बैक पिच की। किसकी? बैक पिच की। तो देखो, बैक पिच हमने बताया था। पहली बात, बैक पिच को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बैक साइड किसे बोलते हैं हम, है? कम्यूटेटर साइड तो फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो ये हमारा कम्यूटेटर है, इसका मतलब इधर तो फ्रंट साइड है और बैक साइड कौन सी? इस तरफ। ये आपके कम्यूटेटर है, इस तरफ तो ये फ्रंट साइड है हमारी, क्या है ये? फ्रंट साइड। और इस तरफ से वाइंडिंग होते हुए आर्मेचर में जा रही है, ये इस तरफ कौन सी है? बैक साइड। तो देखिए, बैक पिच किसे कहते हैं? पिच का मतलब डिस्टेंस है, तो इट इज़ द डिस्टेंस। बैक पिच क्या होती है? देखो, डेफिनेशन आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं डेफिनेशन, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लिखवा चुके। बैक पिच, फ्रंट पिच, कम्यूटेटर पिच, सब की डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर्स में जो है हम बता चुके, है ना। शायद ये लगभग आपके 13-14 लेक्चर्स में डेफिनेशन हम बता चुके। आज हम आपको सिर्फ वेव वाइंडिंग बता रहे हैं, लेकिन वेव वाइंडिंग में हम बैक पिच आपको दिखाएंगे। कैसे दिखाते हैं? देखो, बैक पिच को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पिच को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बैक पिच की वजह से वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, बैक पिच क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टॉप कॉइल साइड, देखो डार्क वाली टॉप कॉइल साइड होती है और बॉटम वाली डैश से दिखाते हैं बॉटम कॉइल साइड। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टॉप कॉइल साइड एंड बॉटम कॉइल साइड। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टॉप कॉइल साइड एंड बॉटम कॉइल साइड ऑफ सेम कॉइल। यानी कि एक ही कॉइल की टॉप कॉइल साइड और बॉटम कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? बैक पिच। तो बैक पिच समझ गए होंगे आप कि एक ही कॉइल की टॉप कॉइल साइड और बॉटम कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस बैक पिच कहलाती है। इसके अलावा देखो, एक होती है फ्रंट पिच। फिर फ्रंट पिच डेफिनेशन हम नहीं लिखवा रहे अब। फ्रंट पिच को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एफ से, पिच को वाई से और फ्रंट का मतलब वाई एफ, फ्रंट पिच। तो फ्रंट पिच देखो क्या होती है भाई, कि फ्रंट पिच क्या होती है कि फ्रंट किसे कहते हैं हम? फ्रंट साइड, कम्यूटेटर साइड को। तो इसीलिए अब हम कम्यूटेटर साइड से देखेंगे कि दरअसल इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड। ये भी दो कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस है जो कि सेम कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े हों। तो देखो, अगर हम देखें ये कॉइल साइड, पहली कॉइल की बॉटम साइड और दूसरी कॉइल की टॉप कॉइल साइड, ये दोनों कॉइल साइड एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस ही फ्रंट पिच कहलाती है। देखो जरा, यानी कि फ्रंट पिच है ये वाई एफ। वाई एफ देखो क्या है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड। देखो, दो कॉइल साइड के बीच में डिस्टेंस है, ये भी कॉइल साइड है, ये भी कॉइल साइड है, बस थोड़ा सा अंतर ये है, ये फर्स्ट कॉइल की बॉटम कॉइल साइड है, ये सेकंड कॉइल की टॉप कॉइल साइड है। तो है तो दोनों कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड, है ना, विच आर कनेक्टेड टू सेम कम्यूटेटर सेगमेंट। यानी कि सेम कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई दो कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस, है ना, वही कहलाती है फ्रंट पिच। एक बार और देखिए, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई दो कॉइल साइड, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई दो कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस फ्रंट पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रंट पिच। इसे फ्रंट पिच क्यों बोला? क्योंकि कम्यूटेटर साइड से देखा जा रहा, इसलिए कम्यूटेटर साइड क्या होती है? फ्रंट साइड। इसीलिए इसको हम क्या बोले? क्योंकि सेम कम्यूटेटर सेगमेंट को देखा जा रहा है इसमें कि सेम कम्यूटेटर सेगमेंट से कौन सी दो कॉइल साइड जुड़ी हुई, इसीलिए कम्यूटेटर साइड को चूंकि फ्रंट साइड कहा जाता, इसीलिए इसको फ्रंट पिच नाम दिया गया।
तो बात समझ में आई। डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमने पहले लिख चुके डेफिनेशन, है ना। अभी आप सीधा ही देखेंगे। अगर आपको इनकी डेफिनेशन उतारनी है तो आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं, फ्रंट पिच और बैक पिच को सर्च करके, सर्च बॉक्स में, है ना, हमारे लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक होती है वाइंडिंग पिच। एक कौन सी होती है? वाइंडिंग पिच। तो देखिए वाइंडिंग पिच जो होती है इसे हम YW से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। पिच को Y से रिप्रेजेंट करते हैं और W का मतलब वाइंडिंग पिच। तो देखिए वाइंडिंग पिच क्या होती है भाई, कि वाइंडिंग पिच क्या होती है कि दो कॉन्जुकेटिव यानी कि दो लगातार, दो क्रमिक, हिंदी में कहेंगे क्रमिक, कॉन्जुकेटिव कह दो या क्रमिक कह दो, दो क्रमिक कॉइल की सेम कॉइल साइड यानी कि दोनों की टॉप कॉइल साइड लेनी है आपको। तो दो लगातार कॉइल, दो क्रमिक कॉइल यानी कि एक के बाद एक जो कॉइल आती है, दो क्रमिक कॉइल की या कॉन्जुकेटिव कॉइल की दोनों बॉटम कॉइल साइड, या तो टॉप कॉइल साइड ले लो दोनों की या बॉटम कॉइल साइड, उनके बीच की डिस्टेंस ये कहलाती है वाइंडिंग पिच। देखो इसमें हमने क्या किया वाइंडिंग पिच में, कि हमने दो क्रमिक कॉइल ली हैं, ये फर्स्ट कॉइल, ये इससे अगली कॉइल, दो क्रमिक कॉइल ली। तो दो क्रमिक कॉइल की टॉप कॉइल साइड देख लो, उनके बीच की डिस्टेंस, या फिर हम दो क्रमिक कॉइल की बॉटम कॉइल साइड ले लेते हैं। ये बॉटम कॉइल साइड थी, इसे हमने डैश से रिप्रेजेंट करना था, थोड़ा सा डार्क से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो दो क्रमिक कॉइल की या कॉन्जुगेटिव कॉइल की टॉप कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस, या फिर दो कॉन्जुगेटिव कॉइल की बॉटम कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस। यानी कि हम इसको भी कह सकते हैं, किसको? यानी कि इसको भी हम कह सकते हैं भाई ऐसे। ये भी आपकी वाइंडिंग पिच है ना। आप इसे भी कह सकते हैं और या इसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन दो क्रमिक कॉइल की हमें एक ही जैसी कॉइल साइड लेनी, यानी कि या तो टॉप लेनी या फिर बॉटम लेनी। तो दो क्रमिक कॉइल की टॉप कॉइल साइड्स के बीच की डिस्टेंस या फिर दो क्रमिक कॉइल की बॉटम कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं? वाइंडिंग पिच। बात समझ में आई होगी, मैं समझता हूं। इसका मतलब एक बात दिखती है यहां पर कि जैसे लैप वाइंडिंग में बात करते थे, लैप वाइंडिंग में भी देख सकते थे बैक पिच। क्या बताई थी बैक पिच? ये है बैक पिच। इसमें हैं दो एक ही कॉइल की दोनों कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस, एक ही कॉइल की दोनों कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस बैक पिच। और फ्रंट पिच देखें इसमें तो कौन सी थी फ्रंट पिच? ये फ्रंट पिच क्या बताया था हमने कि फ्रंट पिच जैसे यहाँ भी बताई हमने क्या, कि फ्रंट पिच क्या होती है? एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई दो कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस फ्रंट पिच होती है। तो देखो इस कम्यूटेटर सेगमेंट से एक तो ये कॉइल साइड जुड़ी हुई, एक ये कॉइल साइड जुड़ी, तो एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई दो कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस फ्रंट पिच कहलाती है ना। तो ये फ्रंट पिच होगी। या फिर देखो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाइंडिंग पिच की, तो वाइंडिंग पिच क्या होता? दो क्रमागत कॉइल। कौन सी है क्रमागत कॉइल? एक ये है क्रमिक कॉइल, एक ये है क्रमिक कॉइल, एक ये क्रमिक कॉइल। तो दो क्रमिक कॉइल के टॉप कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये वाइंडिंग पिच होगी। दो क्रमिक कॉइल के एक जैसे कॉइल साइड लेनी, टॉप लो या फिर बॉटम लो, यानी कि ये भी वाइंडिंग पिच कह सकते हैं हम इसको। तो इसको भी वाइंडिंग पिच कह सकते हैं, इसको वाइंडिंग पिच कह सकते हैं। तो एक बात दिखती है भाई, देखो अगर हम वेव वाइंडिंग चूँकि पढ़ रहे हैं अभी, तो हम फिलहाल हमें वेव वाइंडिंग से मतलब है। तो वेव वाइंडिंग में जो वाइंडिंग पिच है उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट
आपको पॉइंट बताते जाएंगे कि क्या क्या आपको वेव वाइंडिंग में पता होना चाहिए, है ना। तो वाइंडिंग पिच की बात करें, वाइंडिंग पिच को एक और नाम भी बोलते हैं, इसको रिजल्टेंट पिच भी बोलते हैं भाई। इसको कभी कभी इसको रिजल्टेंट पिच नाम से भी दिया जाता है, YR, रिजल्टेंट पिच। तो वाइंडिंग पिच या रिजल्टेंट पिच, इसमें देखें हम कितनी होगी, तो आप देख रहे होंगे कि वाइंडिंग पिच जो है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच के जोड़ के बराबर है। तो वेव वाइंडिंग में वाइंडिंग पिच बैक पिच प्लस फ्रंट पिच के जोड़ के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। तो देखो वाइंडिंग पिच बराबर हो जाएगी बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, ठीक है ना। अब हम इसे मिटा देते चाहे, इसका अब काम ख़त्म। हमें ये बताना था आपको कि भाई ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। अब हम इसके ज़रूरत तो देखिए मैंने ये रफ कर दिया। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला यानी कि आपको दिखाई देगा, जो आपको याद रखना वेव वाइंडिंग के लिए, क्या कि वेव वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग पिच बराबर होती है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। फिर देखिए एक और डेफिनेशन रह जाती है इसमें, जो हमने आपको बताई थी। चौथी डेफिनेशन क्या, कम्यूटेटर पिच भी होती है। एक होती है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच को हम रिप्रेजेंट करते हैं YC से। तो देखिए कम्यूटेटर पिच क्या होती है भाई, कि कम्यूटेटर पिच भी दो कॉइल्स के, कम्यूटेटर पिच भी दो कॉइल्स के बीच की डिस्टेंस ही होती है ना। अब आप कहोगे दो कॉइल्स के बीच, एक कॉइल के दोनों कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस ही होती है। तो ये तो हमने बैक पिच बताया था, एक ही कॉइल के दोनों कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस, तो ये भी होती है। लेकिन ये भी यही होती है, लेकिन ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स की टर्म में होती है। किसकी टर्म में होती है, कम्यूटेटर पिच जो है YC, ये भी एक ही कॉइल की दोनों कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन ये नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट की टर्म में दी जाती है। किसकी टर्म में दी जाती है ना। कम्यूटेटर पिच क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड, दो कॉइल साइड्स के बीच की डिस्टेंस होती है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स, है ना, ऑफ सेम कॉइल, एक ही कॉइल की दो कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस है, बट किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। तो देखो ये जो डेफिनेशन, ये जो बैक पिच थी, फ्रंट पिच थी, ये सब डिस्टेंस थी कॉइल की टर्म में, नंबर ऑफ कॉइल की टर्म में, और ये कम्यूटेटर सेगमेंट की टर्म में ये डिस्टेंस होती है, इसीलिए इसको कम्यूटेटर पिच कहते हैं। तो इसको कम्यूटेटर पिच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है कम्यूटेटर सेगमेंट की टर्म में होती है। ऐसे यहाँ भी ये देखो एक ही कॉइल की दोनों कॉइल साइड हैं, एक ये हैं लैप वाइंडिंग में, तो इनके बीच की डिस्टेंस यही है कम्यूटेटर पिच। एक ही कॉइल की दोनों कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस, लेकिन किसकी टर्म में, कम्यूटेटर सेगमेंट की टर्म में। तो देखो यहाँ जो वेव वाइंडिंग लैप वाइंडिंग में हमने बताया था कि कम्यूटेटर पिच क्या होती थी, वो होती थी 1 या ±1 दिखाया था हमने। +1 किसके लिए था, +1 जो था वो था आपका +1 था प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए। किसके लिए, प्रोग्रेसिव के लिए। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं कि मैं यहाँ कम्यूटेटर पिच निकालने लगूं, फिलहाल ये प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। वाइंडिंग भी क्योंकि दो प्रकार की होती है, एक प्रोग्रेसिव एक रेट्रोग्रेसिव। इतना डीपली आपके यहाँ आता नहीं है वैसे, लेकिन मैं बता दूं कि प्रोग्रेसिव के लिए +1 होता,
-1 होता किसके लिए, रेट्रोग्रेसिव के लिए। देखो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग नॉर्मली यूज़ नहीं की जाती, तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के हिसाब से क्या वैल्यू होती है इसकी, +1। देखो क्यों, मैं यहाँ से कम्यूटेटर सेगमेंट कम्यूटेटर पिच निकालूँ अगर YC, ये देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो मैं कम्यूटेटर पिच निकालूँ अगर, तो कम्यूटेटर पिच जो है वो कैसे निकालूँगा कि भाई आपका ये पिच निकालूँगा नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट में से, तो 2 सेगमेंट है तो एक सिरा तो 2 सेगमेंट पर जुड़ा हुआ है, और पहला सिरा किस पर जुड़ा हुआ है, टॉप कॉइल साइड कहाँ जुड़ी हुई, फर्स्ट सेगमेंट पर, तो 2 - 1 यानी कि 1। तो यानी कि आप जो है जो फिनिशिंग एंड है उसके सेगमेंट में से स्टार्टिंग एंड वाले सेगमेंट को घटा देंगे, तो हमेशा 1 ही आता है इसकी वैल्यू, इसलिए तो इसमें तो 1 ही आती है। और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जो है आती है -1। देख लो वहाँ क्यों आती है -1, कि वहाँ पर जो है ये जो फिनिशिंग एंड होता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में, देखो क्या होता कि जो ये हमारा टॉप कॉइल साइड, ये बॉटम कॉइल साइड, तो बॉटम कॉइल साइड यहाँ नहीं जुड़ती बल्कि यहाँ जुड़ेगी जाकर, यानी क्रॉस करेगी ये। तो जब यहाँ जुड़ेगी तो फिर क्या होगा कि यानी कि जो फिनिशिंग एंड है वो लेफ़्ट में आ जाएगा, लेफ़्ट में आ जाएगा तो फिनिशिंग एंड 1 पर है ना, और स्टार्टिंग एंड जो है वो यहाँ जाएगा, इधर उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ क्या होगा 1 - 2 होगा, तो इसलिए -1 आ जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो बाकी मैंने बताया रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग जिसमें ये फिनिशिंग एंड लेफ्ट में आ जाता है, स्टार्टिंग एंड से भी लेफ्ट में आ जाता है, यहाँ पर ऐसे स्टार्टिंग एंड से भी लेफ्ट में आ जाता है। तो इसलिए क्या होता, जब स्टार्टिंग एंड से भी लेफ्ट में आ जाता है तो इसलिए वो क्रॉस करना पड़ता वाइंडिंग को, ये कॉम्प्लिकेटेड वाइंडिंग होती बहुत ही, तो इसलिए यूज़ नहीं की जाती। और चूंकि इसमें फिनिशिंग एंड जो स्टार्टिंग एंड है उससे भी लेफ्ट में आ जाता है, तो इसका मतलब फिनिशिंग एंड वाला सेगमेंट मान लिया 1, स्टार्टिंग एंड वाला 2 हो गया, ये 3 कर देता हूँ मैं, चलो ये 4 कर देता हूँ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं फिनिशिंग एंड वाला 1 है, स्टार्टिंग एंड वाला 2 है, तो इसलिए -1 आता, फिर क्या आता 1 - 2, यानी कि फिनिशिंग एंड वाला सेगमेंट माइनस स्टार्टिंग एंड वाला सेगमेंट। तो इस वजह से ये रेट्रोग्रेसिव में -1 आती है। रेट्रोग्रेसिव आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, ये हमने वैसे ही आपको बता दिया। तो आप कम्यूटेटर पिच समझ चुके होंगे कि कम्यूटेटर पिच क्या होती है, कि एक ही कम्यूटेटर पिच क्या होती है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल साइड, 2 कॉइल साइड के बीच की डिस्टेंस होती है, जो आपका किसकी टर्म में दी जाती है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, यानी कि दोनों एक ही कॉइल के दोनों साइड के बीच में कम्यूटेटर सेगमेंट कितने आ रहे हैं, तो 1 आ रहे हैं जैसे यहाँ पर। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ तो एक ही कॉइल की दोनों साइड के बीच में बहुत सारे सेगमेंट आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ 1 नहीं होती, वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच 1 नहीं होती। इसका फॉर्मूला आपको इसलिए देखना पड़ेगा। तो देखो कम्यूटेटर पिच वेव वाइंडिंग में कितनी होती है, लैप वाइंडिंग में तो +-1 होती है, और इसमें फॉर्मूला होता है कम्यूटेटर पिच का C +-1 अपॉन P/2। P/2 का मतलब पोल ऑफ पेयर ऑफ पोल है ना, P/2 का मतलब पेयर ऑफ पोल, यानी कि जितने पोल है उससे आधे रखने आपको, ठीक है। 4 पोल की मशीन है तो 4/2 नीचे आएगा। C मीन्स क्या है यहाँ, वेयर C इज इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉइल्स की संख्या। तो कॉइल्स की संख्या में अगर आप +-1 जोड़ दें बटे पेयर ऑफ पोल से डिवाइड कर दें, पेयर ऑफ पोल कितने होंगे, जितने पोल होंगे उससे आधे पेयर होंगे, पेयर हमेशा जोड़ों को कहते हैं, तो जोड़े तो आधे होंगे जितने पोल होंगे, तो इसलिए P/2 डिवाइड किया हुआ। P/2 का मतलब नीचे पेयर ऑफ पोल्स है, तो कॉइल्स की संख्या में +-1 ऐड करके आप क्या करते हैं, जो है आपको पेयर ऑफ पोल से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है कम्यूटेटर पिच का, किसमें, वेव वाइंडिंग में। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो
1 कब रहेगा और -1 कब रहेगा? तो पॉजिटिव साइन तो तब रहेगा जब प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी। प्रोग्रेसिव का मतलब जिसमें फिनिशिंग एंड स्टार्टिंग एंड से राइट साइड में रहेगा, और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कौन सी होती है? जिसमें फिनिशिंग एंड स्टार्टिंग एंड से लेफ्ट साइड में चला जाता, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए वो चलती नहीं है। तो पॉजिटिव तो किसके लिए रहेगा? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, जबकि नेगेटिव साइन कब रहेगा? रेट्रोग्रेसिव के लिए, रेट्रोग्रेसिव, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूले 2 याद रखने हैं। इसके अलावा देखो और फार्मूला क्या याद रखना है इसमें वेव वाइंडिंग के लिए, कि जो इसमें वाइंडिंग पिच होती है, कौन? वाइंडिंग पिच, वो कम्यूटेटर पिच से डबल होती है। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि जो वाइंडिंग पिच होती है वो कम्यूटेटर पिच से डबल होती है इसमें, है ना। और क्या याद रखना देखो वेव वाइंडिंग में आपको, कि वेव वाइंडिंग में और आपको याद रखना, और क्या याद रखना आपको, चौथा पॉइंट, कि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। लेकिन ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए ऐसा होता, किसके लिए होता? सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, है ना। लेकिन ऐसा होता हम मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में बहुत बार यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का मतलब जैसा होता है डुप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, क्वाड्रुप्लेक्स वाइंडिंग। तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्यों यूज की जाती है? आपसे कोई पूछे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को इंक्रीज करने के लिए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को बढ़ाने के लिए हम मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज करते हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज करूंगा तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर मान लिया हम डुप्लेक्स वाइंडिंग यूज करते हैं, कौन सी वाइंडिंग? डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स वाइंडिंग यूज करने पर इसमें डबल हो जाते हैं पैरेलल पाथ, यानी कि 4 पैरेलल पाथ हो जाएंगे, ठीक है। और ट्रिप्लेक्स करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रिप्लेक्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जितने भी आपको पैरेलल, जितने भी मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं आप, उस m की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लेक्स के लिए हो जाएगा। कोई भी मल्टीप्लेक्स वैल्यू है तो मल्टीप्लेक्स के लिए पैरेलल पाथ इतने हो जाएंगे। जबकि लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने होते थे? पोल के बराबर। कितने होते थे? पोल के बराबर। तो लैप वाइंडिंग की बात करते तो लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ जो होते थे वो होते थे हमेशा पोल्स के बराबर, ठीक है ना। और मल्टीप्लेक्स के लिए बात करेंगे तो m की वैल्यू आप जो है 1 रखेंगे, किसके लिए? सिंप्लेक्स के लिए। 2 रखेंगे डुप्लेक्स के लिए। m की वैल्यू, है ना, ये तो सिंप्लेक्स के लिए होते हैं, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए। मैं 1 मिनट देख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। और A बराबर MP, पैरेलल पाथ क्या हो जाते हैं? A बराबर MP, किसके लिए? मल्टीप्लेक्स के लिए। मल्टीप्लेक्स का मतलब वेव वाइंडिंग में भी अगर मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज करेंगे तो पैरेलल पाथ बढ़ जाएंगे। पैरेलल पाथ को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज की जाती है ना। तो पैरेलल पाथ बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? जैसे डुप्लेक्स सिंप्लेक्स के लिए तो m की वैल्यू 1 रहेगी तो a बराबर p रहेगा, जबकि डुप्लेक्स के लिए 2p, ट्रिप्लेक्स के लिए 3p। तो इस तरह से ये लैप वाइंडिंग में भी हो जाता है। लैप वाइंडिंग हम फिलहाल पढ़ा नहीं रहे आपको, है ना। तो लैप वाइंडिंग तो हम पढ़ा चुके पहले। तो इतनी बातें तो आपको याद हुई होंगी। इसके अलावा देखो और अगर हम बात करते हैं, देखो थोड़े से और पॉइंट आपको क्या याद रखने, मैं इसको इरेज कर देता हूं जरा। तो डेफिनेशन आप समझ गए। इफ द फिनिशिंग एंड वेव वाइंडिंग, इफ द फिनिशिंग एंड ऑफ अ कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग एंड ऑफ अदर कॉइल अंडर नेक्स्ट पोल
पेयर। ये तो डेफिनेशन होगी। तो वेव की तरह आगे की तरफ चलती है। अब ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए थोड़े से, है ना। इसके अलावा देखो, इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट और क्या पता होना चाहिए कि जो वेव वाइंडिंग होती है, इसमें अगर वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच इंटीजर ना हो, पूर्णांक ना हो, तो इसमें डमी कॉइल की आवश्यकता पड़ती है। तो एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, क्या? इफ कम्यूटेटर पिच इज नॉट एन इंटीजर, कम्यूटेटर पिच का मतलब YC, if commutator pitch is not an integer, then डमी कॉइल हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं आपको। आप सर्च कर सकते हैं एम कैंपस रुड़की डमी कॉइल, तो आपको डमी कॉइल का लेक्चर मिल जाएगा। तो डमी कॉइल हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो देन डमी कॉइल इज रिक्वायर्ड। तो अगर कम्यूटेटर पिच इंटीजर नहीं होगी तो डमी कॉइल की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखना कि वेव वाइंडिंग में हम डमी कॉइल का भी यूज़ करते हैं। कब? अगर कम्यूटेटर पिच इंटीजर ना हो। इसके अलावा देखो 6 पॉइंट अगर आप हम देखें, इसमें क्या याद रखना आपको वेव वाइंडिंग में, कि अगर हम बात करते हैं कि जो पैरेलल पाथ होता, इसमें से जो इसमें पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं। कितने पैरेलल पाथ होते हैं इसमें? 2 होते हैं पैरेलल पाथ नॉर्मली सिंपलेक्स के लिए। तो 2 पैरेलल पाथ जो कि उसमें होते हैं सिर्फ, तो इसलिए इसमें हर एक पैरेलल पाथ हर एक पोल पेयर के संपर्क में जाता, यानी कि एक ही पैरेलल पाथ सभी पोल पेयर के संपर्क में इसमें पास करता। तो इसमें क्या होता है, इन वेव वाइंडिंग वन पैरेलल पाथ, 2 हैं जैसे पैरेलल पाथ, वन पैरेलल पाथ, यानी कि इन उनमें से हर एक पैरेलल पाथ, वन पैरेलल पाथ पासिज थ्रू ऑल पोल पेयर, सभी पोल पेयर से पास करता है। 2 पैरेलल पाथ होते हैं तो दोनों के दोनों सभी पैरेलल पाथ से ट्रेवल करते हैं। तो इसमें क्या होता है वेव वाइंडिंग में कि एक पैरेलल पाथ जैसे 2 होते हैं इसमें, वो सभी पोल पेयर से पास करते हैं। जबकि लैप वाइंडिंग में ऐसा नहीं होता। लैप वाइंडिंग में एक पैरेलल पाथ सिर्फ एक पोल पेयर के से ही पास करता है ना। वेयर एज जब हम बात करें लैप वाइंडिंग की, वेयर एज लैप वाइंडिंग, इन लैप वाइंडिंग वन पैरेलल पाथ या अ पैरेलल पाथ, एक पैरेलल पाथ passes वन पोल पेयर, है ना। 7th अगर हम देखें कि जो वेव वाइंडिंग होते हैं, इनमें चूंकि 2 ही पैरेलल पाथ होते हैं। कितने पैरेलल पाथ होते हैं? 2 ही पैरेलल पाथ होते हैं, इसलिए इसमें इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं होती, है ना। इन वेव वाइंडिंग नो रिक्वायरमेंट ऑफ, इन वेव वाइंडिंग नो रिक्वायरमेंट, कोई आवश्यकता नहीं होती आपको किसकी? इक्वलाइजर रिंग की। इक्वलाइजर रिंग जो है हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। इक्वलाइजर रिंग किस लिए यूज किए जाते हैं? सर्कुलेटिंग करंट को लोड के थ्रू पास ना हो, ब्रशेज के थ्रू पास ना हो, उसके लिए इक्वलाइजर रिंग्स यूज किए जाते हैं।
तो वो वेव वाइंडिंग में आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं आवश्यकता होती भाई? क्योंकि वेव वाइंडिंग में सिर्फ कितने पैरेलल पाथ होते हैं? 2 पैरेलल पाथ, यानी कि सारी की सारी कॉइल सिर्फ 2 पैरेलल पाथ में ही डिवाइड होंगी। तो इससे क्या होता कि अगर बाय द वे एक कॉइल के ईएमएफ, ये कॉइल के ईएमएफ जो दोनों पैरेलल पाथ के ईएमएफ होते हैं, इसमें वो चांसेज हैं चाहे वो आपस में अलग अलग हों, लेकिन पैरेलल के ईएमएफ जो है आपस में लगभग समान होते हैं, या यूँ कह लूँ इसमें हमारे सर्कुलेटिंग करंट कम होती है। इक्वलाइजर की रिंग किस लिए यूज़ किया था? सर्कुलेटिंग करंट को ब्रशेज के थ्रू पास ना हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन चूँकि इसमें पैरेलल पाथ कम होते हैं, पैरेलल पाथ कम होने की वजह से जो है, जबकि अगर हम बात करते हैं लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ बहुत ज़्यादा होते हैं पोल्स के बराबर, तो उसमें ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है, इसमें कम होती है। इसके अलावा देखो जो वेव वाइंडिंग होती है, इसमें जो पहली पैरेलल पाथ है इसके ईएमएफ हर कॉइल में चाहे अलग अलग हों, लेकिन इन सब का जोड़ इस दूसरे पैरेलल पाथ के ईएमएफ के बराबर ही होता है। इन्हें डैश कह देता हूँ। तो इन सब के जोड़ के बराबर ही होता है, इसलिए इसमें सर्कुलेटिंग करंट नॉर्मल चांसेस नहीं रहती है ना, सर्कुलेटिंग करंट के फ्लो होने के चांसेस इसमें नहीं होते। तो इक्वलाइजर रिंग को आपको अलग लेक्चर में देखना पड़ेगा, तो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। अभी हम इक्वलाइजर रिंग का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो बस आपको याद रखना वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा देखो जो वेव वाइंडिंग होती है वो आपकी हाई वोल्टेज, हाई ईएमएफ और लो करंट के लिए यूज़ की जाती है। तो ये भी याद रखना कि जो वेव वाइंडिंग होती है, चूँकि इसमें पैरेलल पाथ सिर्फ 2 होते हैं, इसलिए एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर्स की संख्या अधिक रहती है। अधिक कंडक्टर्स होने से, अधिक टर्न होने से ईएमएफ भी ज़्यादा मिलता। ई बराबर चूँकि n इंटू d∅dt फैराडे के नियम से ईएम बनता। तो चूँकि इसमें टर्न एक पैरेलल पाथ में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कम पैरेलल पाथ हैं इसलिए एक पैरेलल पाथ में टर्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए एक पैरेलल पाथ का ईएमएफ अधिक रहता है। जबकि लैप वाइंडिंग की बात करते हैं उसमें पैरेलल पाथ ज़्यादा होते हैं, जिसमें पैरेलल में क्या होता कि पैरेलल पाथ ज़्यादा होने से एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर्स कम रहते हैं, इस वजह से ईएमएफ भी कम बनता है, क्योंकि टर्न कम रहते हैं एक पैरेलल पाथ में, इसलिए ज़्यादा पैरेलल पाथ हो जाने से इसलिए ईएमएफ कम बनता, कम वोल्टेज बनती है उसमें। तो इसमें क्या होता है वेव वाइंडिंग में? वेव वाइंडिंग का नेक्स्ट पॉइंट ये रहता आपको याद रखना कि भाई वेव वाइंडिंग जो है वेव वाइंडिंग जो है वो आपकी हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज़ की जाती है। हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए ये यूज़ की जाती है। तो ये आपके पॉइंट थे जो कि आपको वेव वाइंडिंग में याद रखने, है ना। तो ये आपका लेक्चर इतना ही रहेगा आज। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लेक्चर नंबर 18 में फिर मिलते हैं आपसे। वीडियो देखने के थैंक यू।